प्रेगनेंसी के दौरान ट्राइमेस्टर वाइज स्क्रीनिंग टेस्ट करने की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सिर्फ माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए ही नहीं है, जबकि ये कई और बीमारियों के बारे में भी अर्ली डिटेक्शन में मदद करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मेरा नाम डॉक्टर राजीव छाबरा है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर डाउन सिंड्रोम में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसे कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और एंड में जानेंगे कि उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और अन्य हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड रहती है। आप ये जान लीजिए कि मोर देन 50% चांस रहता है जब एक डाउन सिंड्रोम बच्चा है तो उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स का, यानी कि जन्मजात पैदाइशी कुछ ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम। एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है एको करके देखने की कि अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, कई बार उस समस्या को उसी वक्त अर्जेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि सर्जरी के द्वारा किया जाता है। बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा उसे लगातार फॉलोअप करते रहने की आवश्यकता होती है, यह देखने के लिए कि क्या यह समस्या बढ़ तो नहीं रही। क्योंकि कई बार प्रेशर चेंजेस होने की वजह से अगर प्रेशर चेंज बढ़ जाता है तो उसी वक्त आपको सर्जरी करवाने की आवश्यकता पड़ती है। जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है वो जीआई डिफेक्ट्स हैं। जैसे कई जगह पे ब्लॉकेज होने की संभावना रहती है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन्स, ईसोफेगस, कई बार ट्रेकिया में प्रॉब्लम रहती है, और एनल ब्लॉकेज की भी संभावना ज़्यादा रहती है। जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जो हमने देखी है, जो इन बच्चों में ज़्यादा प्रीडिस्पोज होती है हाइपोटोनिया की वजह से, वो है गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स, यानी कि एसिड का ऊपर आना। एसिड ऊपर आने की वजह से इन बच्चों में सांस की तकलीफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा माइक्रो एस्पिरेशन उस एसिड के द्वारा विंड पाइप में हो जाता है। जो अन्य प्रॉब्लम्स डाउन सिंड्रोम के बच्चे फेस कर सकते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, ल्यूकीमिया होने की संभावना ज़्यादा है, एंड इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाते हैं। जैसे निमोनिया हो गया, ईयर इन्फेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा हियरिंग डेफिसिट हो सकता है। विजन प्रॉब्लम्स, इसके लिए आपको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से लगातार फॉलोअप करने की आवश्यकता है। इनको डेंटिस्ट को फ्रीक्वेंटली दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे डेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। एंड स्लीप एपनिया के लिए एवं हाइपोटोनिया की वजह से ये ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। इनकी एक्टिविटी कम होने की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि रात में जब ये गहरी नींद में चले जाते हैं तो बीच बीच में सांस रुक जाता है। हालांकि ये अपने आप आ जाता है, बट इसके लिए आपको ईएनटी डॉक्टर के साथ भी फॉलोअप करने की आवश्यकता है। एक प्रॉब्लम जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, वो है एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन की, विच मीन्स की जो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, नेक का पार्ट है, वो बड़ा इनस्टेबल होने की वजह से इसमें फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इस वजह से इनको अपनी नेक का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। जो दूसरी समस्याएं हो सकती हैं उनमें से एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, जैसे कि अंडर एक्टिव थायराइड हो सकता है। ये सीजर्स, यानी कि फिट के लिए भी प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, जिसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं। Other complications which they are much more predisposed for are celiac disease। और दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो है इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जो स्टडीज़ ने बताया है कि मेल्स जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं वो लेटर ऑन जाके थोड़ा सा इनफर्टिलिटी की तरफ ज़्यादा रहते हैं, एंड फीमेल्स आर ऑल्सो पार्शली फर्टाइल। एक नोट करने वाली बात यह है कि आज से कुछ साल पहले जब हम डाउन सिंड्रोम का बच्चा देखते थे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते थे तो वो काफ़ी कम थी। अब विद एडवांसिंग साइंस एंड एडवांसमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, कई पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और इनकी सहायता से आज की तारीख में इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल तक पहुंच गई है। इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डेफिनेटली सुधार आया है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि आखिर हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अंदर दो तरीके हैं, एक है प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड दूसरा है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट ये उस तरह के टेस्ट होते हैं
जिनसे पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन सिंड्रोम के बारे में पता पड़ता है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है और इसमें संभावना बढ़ जाती है, तब हम कुछ टेस्ट करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। उसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं टू सस्पेक्ट दैट अ फॉलोइंग चाइल्ड इज गोइंग टू बी हैविंग डाउन सिंड्रोम और नॉट। कुछ ब्लड टेस्ट जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन एक टेस्ट होता है, अगर वो एलिवेटेड होता है तो संभावना ज़्यादा होती है। फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी एक न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट किया जाता है, जो कि नेक के ऊपर फोल्ड को मेजर करते हैं सोनोलॉजिस्ट। अगर वो भी बड़ा हुआ है तो डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा है। सिमिलरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में कई सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम ट्रिपल मार्कर टेस्ट बोलते हैं या क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। उनसे भी इसका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा सकता है। देन देर आर सर्टेन कंबाइंड और इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रिजल्ट्स, जो कि फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड लास्टली सेल फ्री फीटल डीएनए टेस्ट किया जा सकता है इफ देयर इज सस्पिशन ऑफ डाउन सिंड्रोम। अभी तक हमने जानकारी ली स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है तो जैसा मैंने बताया था कि सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट आर टू बी डन टू कंफर्म। बट ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं थोड़े से इन्वेजिव किस्म के हैं, जैसे कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, उनमें से प्लेसेंटा का जरा सा पार्ट एक टेस्ट के लिए भेजा जाता है। एमनियोसिंथेसिस यानी कि थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। एंड तीसरा पब्स बोलते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग का। सो ये 3 कंफर्मेटरी टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बर्थ के बाद हम डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। सारी डिलीवरीज जनरली आज की तारीख में पीडियाट्रिशियंस अटेंड कर रहे होते हैं। पीडियाट्रिशियंस को अगर बच्चे के फेशियल फीचर्स देख के अगर कुछ सस्पिशन या अंदेशा होता है कि डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है, तो फिर कैरियोटाइपिंग टेस्ट किया जाता है ऑर्डर, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, जिसके द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि ट्राइजोमी 21 या 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें कहीं ट्राइजोमी या कुछ ट्रांसलोकेशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम तो नहीं आ गया है। अगर वो उस कंफर्मेटरी टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो डाउन सिंड्रोम डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या कैसे मैनेज किया जा सकता है। प्रिवेंशन की अगर चर्चा करें तो देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट डाउन सिंड्रोम, बट इफ़ यू आर एट हाई रिस्क, जैसा मैंने पहले कवर किया था कि अगर इंक्रीज मैटरनल एज है, इंक्रीज पैटर्नल एज है, तब बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। या पहले बच्चे अगर आपका डाउन सिंड्रोम पैदा हो रखा है, तब सेकंड में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप जो है जेनेटिक काउंसलर से अवश्य मिलें जब आप प्रेग्नेंट हैं, और वो भी 20 हफ्ते से पहले मिलें तो ज़्यादा बेटर है। यहीं अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एक बार बच्चा पैदा होने के बाद में देयर आर सर्टेन हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स विच आर डिज़ायरेबल, विच इंक्लूड फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। हम चाहते हैं कि जो आपका बच्चा पैदा हुआ है अगर डाउन सिंड्रोम है, तब वो माइलस्टोन्स अपने टाइमली अचीव करें, सो दैट बच्चा जो है अपने आप बैठना टाइम पे स्टार्ट कर सके, वॉक करना टाइम पे स्टार्ट कर सके, उसकी स्पीच बेटर हो, उनको लर्निंग जो कम्युनिकेशन के द्वारा होना है, स्पीच थेरेपी उनको सुनाई प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। सिमिलरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हेल्प ली जा सकती है इन डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स, जो डे टू डे एवरीडे स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एक बच्चे को सीखने के लिए, खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। ये सारी मदद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा ली जा सकती है। इसके अलावा बच्चे के बिहेवियर्स के लिए कई बार काउंसलिंग की भी आवश्यकता हो सकती है पेरेंट्स को, एज टू हाउ टू डील विद द बिहेवियर्स ऑफ दैट चाइल्ड। कई बार इंटेलेक्चुअल डिले की वजह से स्पेशल एजुकेटर की मदद के द्वारा आप उनको 1:1 लेसन दिला सकते हैं, ताकि बच्चा क्लास में एडिक्वेट परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर भी तवज्जो देने की आवश्यकता है, ताकि बच्चा अपने पीयर्स के साथ खेल सके, अपने दोस्तों के साथ अपना प्ले टाइम एंजॉय कर सके। टू कंक्लूड, डाउन सिंड्रोम के बच्चे के साथ लाइफ स्पेंड करना थोड़ा चैलेंजिंग अवश्य हो सकता है, बट अगर प्रॉपर थेरेपीज और अर्ली टाइमली डायग्नोसिस हो जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसा मैंने बताया, कि 60 ईयर्स तक अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। जैसे जो भी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना रहती है, अगर उनसे एडिक्वेट प्रिवेंशन लिया जा सके, उनका ख्याल रखा जा सके, उनका टाइमली इंटरवेंशन किया जा सके, तब आप एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ में एक नॉर्मल एंड फुलफिलिंग लाइफ
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही अन्य हेल्थ रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे टाटा 1mg के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।